हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट 2026 की जो हमने विज्ञान की सीरीज यहाँ शुरू की थी, इस सीरीज को मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। और आज हम बायोलॉजी का यहाँ पे एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे, जिसको हम डे 16 में यहाँ पे कवर करने वाले, जो कि है फूड यानी कि भोजन। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज के सिंगल सेशन से आपके मिनिमम 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो आज के इस सेशन को यहाँ पे कंप्लीट देखिएगा। ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों की याद करने की है, क्योंकि अगर विटामिन से क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को चीज़ें याद होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे फूड के यानी कि भोजन के अलग अलग घटकों को अच्छी तरीके से समझना है। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को आज की वीडियो यहाँ पे पसंद आती है, आप अगर यूपी टेट 2026 को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ यूपी टेट परीक्षा के लिए सीडीपी साइंस और मैथ्स की टॉपिक वाइज सीरीज जो है मैंने यहाँ पे कंटिन्यू की है। यदि आप लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है, तो इससे पहले के सेशन देखने के लिए कमेंट सेक्शन में जाइएगा। पिन फॉर्म में यानी कि पहला कमेंट आपको मिलेगा जिसमें हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको क्लासेस की अपडेट यहाँ पे टाइम से मिलते रहे। इंपॉर्टेंट अपडेट मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। साथ ही सीडीपी साइंस और मैथ्स की एक प्लेलिस्ट भी मैंने वहाँ पे अरेंज कर दी है, जिससे आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर बूस्ट होगी। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट हमसे यहाँ पे पहली बार जुड़े हैं और पेपर 2 साइंस मैथ्स को लेके यहाँ पे परेशान है, मैंने आप लोगों के लिए यूपी टेट 2026 के लिए एक टेलीग्राम पेड ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया है। अब ये जो टेलीग्राम पेड ग्रुप है, इसकी खास बात क्या है कि साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए सभी सब्जेक्ट के सभी विषयों के हैंड रिटन कंटेंट इस ग्रुप में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कुछ पेजेस का डेमो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस ग्रुप का मकसद यही है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे वर्किंग है या हाउसवाइफ है, जो कि प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, प्रॉपर नोट्स नहीं बना पा रहे, एक एक पॉइंट को कवर नहीं कर पा रहे, उनको यहाँ पर मैं सेल्फ स्टडी को बूस्ट करने के लिए इस ग्रुप के अंदर कंटेंट जो है प्रोवाइड करती हूँ। इस ग्रुप के अंदर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए हैंड रिटन कंटेंट मिलेगा, साथ ही जो आपकी YouTube क्लासेस हो रही है इनकी PDF, इसके अलावा जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है ये मैं इस ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और एक अच्छा सुझाव हो सकता है आपके लिए, ताकि आप सेल्फ स्टडी को बूस्ट कर सके। और इस ग्रुप में जुड़ने के लिए इस दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा। यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट 20 से 21 पेज का डेमो मिल जाएगा। साथ ही इस ग्रुप का जो कॉस्ट रखा है मैंने मात्र 300 रुपये रखा है। 300 रुपये मैं इस वजह से बोल रही हूँ मात्र, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बार आप पेमेंट करेंगे और टिल एग्जाम आप लोगों को कंटेंट को लेके परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। तो यदि आप साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये वीडियो आप तभी देख रहे हैं, तो इस नंबर पे आप जरूर यहाँ पे मैसेज करिएगा ताकि आप लोगों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ पे तैयारी के लिए मिल सके। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोगों का आज का टॉपिक है भोजन, तो भोजन होता क्या है और भोजन की जरूरत क्या है, भोजन की आवश्यकता क्या है, तो आप कहोगे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं हमारे आसपास। क्या होते हैं भाई? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि क्या करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि हम लोगों को क्या देते हैं, हम लोगों को यहाँ पर पोषण देते हैं। क्या देते हैं भाई? पोषण देते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर न्यूट्रिएंट देते हैं। अब न्यूट्रिएंट कौन कौन से हो सकते हैं? न्यूट्रिएंट जो आप लोगों के खाने में होते हैं वे आपके हो सकते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, जिसे आप कार्ब्स भी बोलते हैं, प्रोटीन हो सकता है आपके खाने में, फैट यानी कि वसा हो सकता है आपके खाने में, साथ ही विटामिन्स हो सकते हैं आपके खाने में, मिनरल्स, ये सभी चीजें आपके क्या कहलाएंगी? ये सभी चीजें आपकी यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगी। और ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमें कैसे मिलते हैं? हमें खाद्य पदार्थ से मिलते हैं। अब इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों है हमारे शरीर को? तो देखिए सिंपल सी बात है कि हमें अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हमें इस तरीके से क्या खाना पड़ेगा? हमें यहाँ पर ये मैंने तराजू क्यों लगा रखा है, ताकि ये समझा सकें कि हम लोगों को बैलेंस डाइट यहाँ पर लेनी है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आपने एक थाली भर के चावल खा लिया, आप कहोगे मेरा पेट तो यहाँ पे भर गया, तो क्या वो संतुलित आहार है? तो यहाँ पर आंसर होगा नहीं। आपके भोजन में या फिर आप कह लीजिए कि आपके डे टू डे लाइफ में जो आप खाना खाते हो उसमें आप लोगों की फल,
सब्जियां, इसके अलावा आप लोगों के जो यहाँ पे चावल आटा जो आप लेते हो, साथ ही जो डेयरी प्रोडक्ट होता है, ये सभी चीज़ें संतुलित तरीके से होनी चाहिए। देखिए जंक फूड जो है वहाँ पे दिखाया गया है एक साइड से, और एक साइड से बैलेंस फूड यहाँ पे दिखाया गया है। कौन सा अच्छा है? तो आप कहेंगे जो आप लोगों का बैलेंस डाइट होता है वे ज़्यादा अच्छा होता है। हरी सब्जियां, फल फ्रूट, ये अच्छा है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इसकी मदद से हमारा स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा, साथ ही हमारी वृद्धि होगी और हमें ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी कि हम डे टू डे लाइफ के काम यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारे यहाँ पे अलग अलग न्यूट्रिएंट है, जो हमारे अलग अलग पोषक तत्व है, क्या हमें उन्हें एक ही मात्रा में लेना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि अधिक मात्रा में चाहिए और कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि कम मात्रा में चाहिए। तो इसको जरा समझाने के लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पर मैंने दो टर्म लिखा है। एक लिखा है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक लिखा है माइक्रो न्यूट्रिएंट। यानी कि एक है आपका वृहद पोषक तत्व और एक है सूक्ष्म पोषक तत्व। इसका मतलब क्या है? ये ऐसे पोषक तत्व है, मैक्रो वर्ड का मतलब क्या है? मैक्रो मतलब लार्ज, यानी कि ये हमें यहाँ पे ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है। कैसे चाहिए होती है भाई? ज्यादा मात्रा में। और मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर को चाहिए, उसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? उसके एग्जाम्पल में एक तो कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, साथ ही एक आ जाएगा आपका फैट और एक आ जाएगा आपका प्रोटीन। ये तीनों क्या है? ये तीनों आपके यहाँ पर मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे अगर हम कार्ब्स की बात करें तो कार्ब्स आपको क्विकेस्ट फॉर्म माना जाता है एनर्जी का। यानी कि अगर आपको शरीर में ऊर्जा चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को यहाँ पे ग्राउंड में चक्कर आ गया, तो हम क्या करते हैं? ग्लूकोज का पानी, ग्लूकॉन-डी वगैरह पिलाते हैं, क्योंकि उससे इंस्टेंट एनर्जी आती है हमारे शरीर में। तो यहाँ पर ये किस में मिलता है? ये कई सारे फ्रूट्स में, वेजीज में और ग्रेन्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम फैट की बात करें, वसा की बात करें, तो ये जो वसा होता है ये आपकी जो ऊर्जा होती है इसको क्या करता है? इसको स्टोर करके रखता है, संरक्षित करके रखता है। तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि ये हमें एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करता है। साथ ही ये आपको नट से, ऑयल से, डेयरी प्रोडक्ट और मीट, इनसे यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे शरीर को बिल्ट करता है। तो प्रोटीन यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज होता है। इवन आपने सुना भी होगा जो जिम वगैरह जाते हैं वो प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छी मात्रा में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ये मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट और कुछ प्लांट प्रोडक्ट, उनसे यहाँ पे मिलता है। अब इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं? माइक्रो मतलब कम मात्रा। तो ये हमें यहाँ पर कम मात्रा में चाहिए होती है। ये चीजें हमें यहाँ पर कम मात्रा में चाहिए हमारे शरीर को, जिसे हम यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? इसके एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा विटामिन्स। विटामिन्स हमें यहाँ पर ऊर्जा नहीं देते, याद रखना, ये ऊर्जा नहीं देते, ऊर्जा नहीं देते हैं, बट ये यहाँ पर हमारे शरीर के बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए यहाँ पर इनकी जरूरत जो है पड़ती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। इसके अलावा यहाँ पे हो जाते हैं हमारे मिनरल्स। अब देखिए यहाँ पे विटामिन की बात करें तो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट से मिलते हैं, जैसे मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया। ऐसे ही हमें मिनरल्स भी कुछ कुछ चाहिए होते हैं। मिनरल्स में हो गया आपका आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया जो कि हमारे बोन्स के लिए जरूरी होता है, आयरन जो हो गया हमारे ब्लड के साथ बाइंड होता है। यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों को इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। तो अभी हमने देखा दो तरीके के न्यूट्रिएंट, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर को चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आप देख पाएंगे, यह आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोगों से क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन सा नहीं है, हमसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अभी अभी मैंने बताया कि जो आपके विटामिन होते हैं इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती, ये हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनके लिए जरूरी है।
बट यहाँ पर हम कहेंगे कि जो आपके विटामिन होते हैं ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये आपका यूपी टेट में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरीके के जो कटिंग्स है ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर के ही कटिंग्स है। बाकी अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, और अगर हम वसा की बात करें तो ये स्टोर करता है। प्रोटीन भी हमारी बॉडी को बिल्ड करने में मदद करता है, पर ये जो आपका विटामिन होता है कम अमाउंट में चाहिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जरूरी है, पर ये हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो देखिए आगे अब हम देखेंगे जो हमारे पोषक तत्व है, जो हमारा पोषण का पूरा कॉन्सेप्ट है। हमें ये देखना है कि अलग अलग जो जानवर है, अलग अलग जो प्राणी है, पोषण किस तरीके से ग्रहण करते हैं। तो इसके आधार पर हमारे दो तरीके के व्यक्ति जो हैं यहाँ पे बनते हैं। दो तरीके के व्यक्ति क्या, दो कैटेगरी यहाँ पे हमारे बनेंगे। सबसे पहले आ जाएंगे आपके ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यानी कि शव पोषक। शव पोषक में शव शब्द का मतलब क्या है? शव शब्द का मतलब है सेल्फ, यानी कि खुद को ये क्या करते हैं, यहाँ पे पोषण देते हैं, खुद ही न्यूट्रिशन जो है इनको मिलता है। और ये आपकी इसके अंदर ग्रीन प्लांट यानी कि हरे पादप और एल्गी इसके अंदर आ जाएगा। इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। ये खुद का फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की मदद से। इसके अलावा दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉपिक, जिसे हम परपोषी बोलते हैं। पर का शब्द का मतलब है अदर्स। ये यहां पर दूसरों पर निर्भर होते हैं, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं खाने के लिए, खाद्य पदार्थ के लिए। अब इसके अलावा अगर हम हेटेरोट्रॉपिक के कुछ डिवीजन देखिए तो यहाँ पे मृत पोषक सबसे पहले, यानी कि सेप्रोट्रॉप। अब देखिए सेप्रोट्रॉप में क्या आ जाएगा, जो कि मृत यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि कुछ आपके फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये आपके क्या है, ये आपके सेप्रोट्रॉप कहलाते हैं। इसके अलावा पैरासाइटेट यानी कि ये जो परजीवी होते हैं, परजीवी क्या करते हैं, ये किसी की बॉडी के अंदर रहते हैं और होस्ट की बॉडी से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को लेते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल में आया जाएगा कैस्कटा, लीस जो जूं वगैरह हमारे सर में होती है, हमारे सर में रहती है, हमारे सर से ही न्यूट्रिशन लेती है। इसके अलावा होलोजोइक, होलोजोइक यानी कि ऐसे जानवर या ऐसे हम भी इसके अंदर आ जाते हैं जो कि पूरे खाने को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और उसके बाद शरीर के अंदर इनका डाइजेशन प्रक्रिया होती है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आपके ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे। और कौन आ जाएगा भाई, इसके अंदर अमीबा का एग्जाम्पल आपने देखा होगा। अमीबा भी इस तरीके से न्यूट्रिशन करता है कि इसके सामने कोई फूड आता है तो वो पूरे तरीके से उसे इंटेक कर लेता है। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे डिस्कस किया। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और जैसा मैंने कहा था कि हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अब फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण को समझने वाले हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी का कटिंग है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है। प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है कि यहाँ पर हमारे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है जी, CO2 जो निकला, वो आपका यहाँ पर रूट्स के द्वारा, जड़ों के द्वारा जो पानी आपका यहाँ पर लिया गया, इसके साथ कंबाइन होता है और इस जगह पर जो हरे पत्ते होते हैं वहां पर ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट से क्या करता है, यहाँ पे सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल की मदद से, और यहाँ क्या बना देता है, यहाँ पर ऑक्सीजन और शुगर यानी कि ग्लूकोज बना देता है, जो कि इनका फूड का यहाँ पे काम करता है। और जो ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं वे ऑक्सीजन बाद में हम ले लेते हैं। तो इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 का पेपर आप खोल के देखिएगा, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे जिसमें CO2 H2O के साथ मिल रहा है और क्या बना रहा है, C6H12O6
इस तरीके से बना रहा है और 6O2 मतलब 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसके प्रकाश संश्लेषण के जो आप लोगों की कुछ स्टेप्स हैं वे डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि क्लोरोफिल द्वारा यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर लाइट एनर्जी का। किसके मदद से? क्लोरोफिल की मदद से, जो कि हरे पत्तों में पाया जाता है, ये पिगमेंट। इसके अलावा यहाँ पर फिर जो लाइट एनर्जी का अवशोषण हुआ है उसका क्या किया जाता है? उसका यहाँ पर कन्वर्जन किया जाता है, यानी कि रूपांतरण किया जाता है इसका, और इसे यहाँ पर केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल एनर्जी की फॉर्म में इसको चेंज करके इसको हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर स्प्लिट करते हैं। ये जो पानी होता है ये आपका टूटता है और क्या बनाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ आप लोगों से ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो आपका यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बना है वो किसको टूटकर बना है? तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल यानी कि जो पानी के अणु है, जल के अणु है, इसको टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। ये याद रखना, इसके अपघटन प्रक्रिया से आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर आया है। इसके बाद रिडक्शन होता है किसका? CO2 का होता है रिडक्शन, और वो क्या बनाता है? वह आपका कार्बोहाइड्रेट बनाता है। आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट कहां से आया? CO2 के रिडक्शन से आया। खास करके ये जो दूसरे और तीसरा स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में एज इट इज MCQ में पूछा जाता है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया है कि आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस समीकरण द्वारा इसे दर्शाया जा सकता है। अभी मैंने आपके सामने इक्वेशन डिस्कस की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप इसे 3 मेंशन करके, ये मैं आप लोगों के साथ होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने आप लोगों के साथ इक्वेशन डिस्कस की। आपको इतना पता है कि ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, CH2O तो होगा नहीं, साथ में यहाँ पर CO2 और वाटर ये रिलीज नहीं होता, ये यहाँ पे नहीं है। अब आपके ऑप्शन 2 बचे B एंड C। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं होमवर्क दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं, क्योंकि हम पादप के बारे में देख रहे हैं तो पादप के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट भी हमें पता होने चाहिए। तो एक होते हैं आपके नॉन मेटल यानी कि अधातु। अब अगर हम अधातु की बात करें तो ये कौन से? ये सबसे एसेंशियल एलिमेंट है, जो कि होगा आपका क्या? जो कि होगा आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि ज्यादा मात्रा में चाहिए, वे क्या है? वे आप याद करेंगे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और ये आपका K जो है ये आपका पोटेशियम के लिए। तो इस तरीके से NPK करके याद रखेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो सेकेंडरी और टर्शियरी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये आप इस तरीके से करेंगे। सबसे ज्यादा ये वाले पूछे जाते हैं। और इनको छोड़कर जो आपके आ जाते हैं बाद में, ये है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि कम मात्रा में चाहिए। खास करके याद रखिएगा इनमें भी प्राइमरी कौन से हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए ये ऐसी चीज है जो रेक्टिफिकेशन वाली है, बट यहाँ से क्वेश्चन जो होता है ये आपका फिक्स होता है। तो ये आप लोग यहाँ पे याद करिएगा, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी टेट में ज्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक वाले पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस्ड पूछे जाते हैं। अब देखिए अब हम एक एक जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसको जरा डिटेल में देखेंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे किसको? कार्बोहाइड्रेट को। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, एक ऐसा मुख्य पोषक है जो कि आपको क्या देगा? इंस्टेंटली हमें यहाँ पर ऊर्जा देगा। क्या देगा भाई? हमें एनर्जी देगा हमारे शरीर को। इंस्टेंट एनर्जी का काम क्या है? इंस्टेंट एनर्जी आपको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट द्वारा मिलती है। इसके अलावा ये किस किस से बना होता है? ये आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। और इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है
H2O और यहाँ पर हम X इस तरीके से लगाते हैं। X जो है यहाँ पे इस तरीके से नंबर वाइज अलग अलग हो सकते हैं। ये मैंने क्यों लिखा है अभी आपको पता चल जाएगा, अभी हम इसको देखेंगे। साथ ही ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जो एक मुख्य पोषक है, जो कि 500 से लेकर ये 400 से लेकर 700 ग्राम तक आपके शरीर को इतना यहाँ पे चाहिए होता है। अब इस जनरल फॉर्मूला में आ जाते हैं। इस जनरल फॉर्मूला में अगर X मान के चलिए 3 है तो इसे हम ट्रायोस बोलेंगे और फॉर्मूला क्या बनेगा C3। इसके अलावा यहाँ पे ये जो इसके अलावा H6, क्योंकि 6 क्यों हुआ, क्योंकि ये डबल हो गया, 2 3 6 और O3, और ये हो गया आपका ग्लाइकरल्डिहाइड। अब देखिए ये क्या है, ये इसलिए हमने पढ़ा क्योंकि ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ये आपके पेपर में सीधा सीधा आ जाता है भाई। इसके अलावा अगला है आपका टेट्रोस, जो कि आप X इसका क्या होगा, X इसका 4 होगा। नेक्स्ट है आपका X अगर 5 है तो ये बनेगा पेंटोज। पेंटोज क्या है, C5H10O5, ये इसका फॉर्मूला हो गया पेंटोज का, जिसे आप राइबोज शुगर या फिर डीऑक्सी राइबोज शुगर के नाम से जानते हैं। ये तो आपने सुना होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर के नाम से जानते हैं। अब अगला है आपका हेक्सोज। हेक्सोज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें C6H12O6 क्या है भाई, ये आपका ग्लूकोज है। तो आपको पता भी होना चाहिए कि ये एक्चुअल में बने कैसे थे, तो हमने ये डिस्कस किया। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब डिस्कस कर ही रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की एक बार छोटी सी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है मोनोसैक्रिहाइड्स, फिर आते हैं आपके डाइसैक्रिहाइड्स, फिर ओलिगो, फिर पॉलीसैक्रिहाइड्स। चारों में क्या क्या फर्क है, इसमें आपका सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होगा। डाई में आप देखेंगे कि डाई में 2 है, तो यहाँ पे आपके 2 शुगर मॉलिक्यूल आपस में मिक्स होंगे। ओलिगो में आपके 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे मिक्स हो सकते हैं, और पॉली में 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल मिक्स होते हैं। अब अगर हम मोनोसैक्रिहाइड, ज्यादा आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इस जगह से आएंगे। मोनोसैक्रिहाइड जो सिंगल कार्बन शुगर है वह आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये नाम आपको पता होने चाहिए। डाइसैक्रिहाइड्स होते हैं आपके यहाँ पर सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। अब देखिए ये कैसे बने हैं, ये पेपर में पूछा जाता है कि सुक्रोज में क्या क्या मिक्स है, साथ ही लैक्टोज में क्या क्या मिक्स है, माल्टोज में क्या क्या मिक्स है। बाकी यहाँ पे ओलिगोसैक्रिहाइड्स और पॉलीसैक्रिहाइड्स, इसके बाद हमारा दूसरा डिवीजन है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा कि सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज वो आपको डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो सुक्रोज है ये किससे बना है। सुक्रोज बना है आपका ग्लूकोज, किससे बना है भाई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है। ये पेपर में डायरेक्ट आपका यहाँ पर पूछा जाता है। इसके अलावा लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज बना है आपका गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से। किससे बना है भाई, ये आपका लैक्टोज और ग्लूकोज से यहाँ पे बना है। 2 मिनट यहाँ पे, हाँ जी, ये आपका किससे बना है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे माल्टोज की बात करें तो देखिए माल्टोज हमारा जो बना है ये आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना है। तो इनको बनने में यहाँ पे हमें एक और चीज पता होनी चाहिए, ये बने कैसे होंगे। इनको बनने के लिए यहाँ पर H2O, ये मैं आपका यहाँ पे जूम कर देती हूँ ताकि आपको ये चीज अच्छे से दिखे। इनको बनने में ये जो आपका यहाँ पर एक तरीके से क्या बना, ये आपका माल्टोज बना। इनको बनने में यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ आपका ये जो ग्लूकोज है इसका कंडेंसेशन हुआ। अब ये कंडेंसेशन किस तरीके से हुआ, कंडेंसेशन होते हुए यहाँ पे आप देखेंगे ग्लूकोज और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है इसमें यहां से OH और यहां से H यानी कि H2O आपस में कंडेंस करते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं बीच में इस तरीके से, जिसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि जब आपका माल्टोज बना है तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है।
ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकलता है। तो ये हम लोगों को यहाँ पर टेबल पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे और देखें कि ये जो आपका सुक्रोज है ये आपका किस तरीके से बना, तो सुक्रोज जो है यहाँ पर किस तरीके से बना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, और लैक्टोज किस तरीके से बना, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से यहाँ पे बना है। तो ये हमें पता होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो आगे हम लोगों के सामने एक प्रश्न पूछा गया है जिसके अंदर क्या बोला गया है कि कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है, ग्लूकोज या यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड या यहाँ पे फाइबर या अमीनो एसिड। अब देखिए अमीनो एसिड जो वर्ड है ये आपका प्रोटीन से लिंक करता है, फाइबर की फॉर्म में नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में नहीं होता, ये ग्लूकोज की फॉर्म में यहाँ पे हमारा बॉडी जो है इसे कंज्यूम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वे होगा आपका ए ऑप्शन। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे प्रोटीन के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए प्रोटीन के बारे में अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूं तो प्रोटीन के बारे में सबसे पहले तो पता होना चाहिए हमें प्रोटीन बना किससे होता है। प्रोटीन आपका बना होता है यहाँ पर अमीनो एसिड से। किससे बना होता है भाई, अमीनो एसिड से ये बना होता है, अमीनो अम्ल से यहाँ पे बना होता है। साथ ही ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, बॉडी बिल्डिंग में ये मदद करता है। इसके अलावा ये आपका एक तरीके से मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसके अंदर आपको यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यहाँ पे देखने को मिलेगा इसके कंपाउंड में। तो आप यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग देख सकते हैं कि इस तरीके से इसमें होता है आपका पेप्टाइड लिंकेज। तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्रोटीन बनता है तो उसमें किस तरीके का लिंकेज होता है, पेप्टाइड लिंकेज, और ग्लूकोज बनता है तो उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक अमीनो ग्रुप है और ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर इसमें जब ये दोनों ग्रुप आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो ये जो बीच का पार्ट है यानी कि OH वो आपका रिमूव हो रहा है और बाकी चीजें आपस में जुड़ गई। ये बीच का ये जो OH है वो अलग हो गया और बाकी चीजें यहाँ पे जुड़ गई। तो ये जो आपका लिंक बना इस जगह पर, ये आपका क्या बना, ये आपका पेप्टाइड लिंकेज बना। कहाँ कहाँ ग्लूकोज मिलता है, ये आपको शुगर में, सॉरी शुगर कह रही हूँ, शुगर तो बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं करते ये लोग। यहाँ पर मिल्क हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट्स हो गया। इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट हैं इसके अंदर आपको क्या मिलता है, इसके अंदर यहाँ पर प्रोटीन मिलता है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये ना, बहुत पुराना क्वेश्चन था, 2013 में शायद ये पूछा गया क्वेश्चन था, पर मुझे अच्छा लगा तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई। यहाँ पे बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो देखिए आपने कैरेटिन वर्ड जरूर सुना होगा, हम बालों के लिए कैरेटिन ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो कैरेटिन है ये आपका क्या है, ये एक तरीके का प्रोटीन है। इसके अलावा अगर हम एल्बुमिन की बात करें तो ये जो एल्बुमिन होता है ये आपका एक तरीके से ग्लोमरस प्रोटीन है यहाँ पे, यानी कि ये पूरा एक बॉल की फॉर्म में रहता है, तो ये भी है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे होंगे नहीं। इसके अलावा यहाँ पे फाइब्रिन जो है ये एक तरीके का फाइब्रस प्रोटीन है जो कि किस में मिलता है, जो कि यहाँ पर सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन में ये प्रोटीन जो है आपको मिलता है। तो ये सभी प्रोटीन के टाइप है, जबकि हेपारिन जो है ये आपका क्या है, ये आपका पॉलीसैकेराइड्स है। तो ये आपका प्रोटीन का पार्ट नहीं होगा। इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे डेफिशिएंसी डिजीज यहाँ पे देखते हैं किसके द्वारा, यहाँ पर प्रोटीन के द्वारा। ये दो डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं जो कि यहाँ पे प्रोटीन की कमी से देखने को मिलती है, जैसे आप क्वाशोकॉर और यहाँ पे मर्मस के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि इनकी बॉडी में अलग अलग तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक की बॉडी में क्या होता है कि जो एब्डोमेन एरिया है काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है और लीवर जो होता है इनका काफ़ी फैटी हो जाता है और साथ ही इनकी स्किन जो होती है काफ़ी ड्राई पील जैसी हो जाएगी। साथ ही इसमें जो फेस होगा एक मून शेप का बन जाएगा। अब इसके अलावा दूसरा अगर हम टाइप देखें तो मसल वेस्टिंग जो होगा इनमें ज़्यादा देखने को मिलेगा और इनके जो हेड का
साइज होगा वो आपका डिसप्रपोर्शन हो जाएगा, मतलब ऊबड़ खाबड़ टाइप का, पर बॉडी जो है पूरी लीन और एक तरीके से पतली यहाँ पे हो जाएगी। तो ये दो नाम आपको पता होना चाहिए जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है, किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा। साथ ही इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो अब आता है आपका वसा, फैट। ये किससे बना है, ये आपका यहां पर फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से बना है, ठीक है जी। साथ ही इसे हम यहाँ पे एस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये एस्टर बना कैसे होगा, यह है आपका यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यह है आपका क्या, यह है आपका इथेनॉल, दोनों आपस में कंबाइन हुए तो क्या बना, एस्टर बना। कैसे बना, ये OH यहां से निकलेगा, H यहां से निकलेगा, H2O निकल के बाकी जो कंपाउंड बना वो एस्टर बना। तो ये एस्टर क्या है, एक तरीके से यहां पर फैट यानी कि वसा का यहाँ पे काम करता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये मेजर सोर्स होता है एनर्जी का। हमारी बॉडी के कंपोनेंट जैसे सेल और टिश्यू, इनके लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी। ये यहाँ पे कई सारे विटामिन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये यहाँ पे कन्वर्ट करता है कई सारे मॉलिक्यूल्स को। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि फैट जो है हमारी बॉडी को जरूरत होती है, और ये आपका लिवर में, गॉल ब्लैडर में आपका स्टोर होता है। अब देखिए अगला अगर हम मेन कंपोनेंट देखें तो वो हो जाता है आपका विटामिन। विटामिन एक यहाँ पे जो है एक माइक्रो कंपोनेंट है। अब अगर हम ये देखें तो ये किसके द्वारा दिया गया था, ये फंक के द्वारा ये आपका टर्म दिया गया था, जंग के द्वारा। साथ ही ये जो विटामिन है ये आपका क्या करता है, ये आपका एनर्जी, ऊर्जा नहीं देता, ऊर्जा नहीं देता, बट जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसके लिए जरूरी है। उसके लिए क्या है भाई, ये जरूरी। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल वो होता है जो आपके शरीर में टिकते नहीं है, आपको बार बार कंज्यूम करने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पर हम लोगों को फैट सॉल्युबल में यहाँ पे A, D, E, K, ये आपके 4 विटामिन है। इसे आप कैसे याद करेंगे, KEDA, केड़ा से। और जो बी और सी ग्रुप है वे आपका क्या है, वाटर सॉल्युबल। बी ग्रुप के सारे, और जो सी है वे आपका किसके अंदर आ जाएगा, वे आपका वाटर सॉल्युबल, इसलिए इसे बार बार हमें कंज्यूम करना पड़ता है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा फैट सॉल्युबल है, कौन सा वाटर सॉल्युबल है। आपको पता होना चाहिए कि KEDA, विटामिन KED और A जो है आपका फैट सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल कौन सा है, B और C। इसके अलावा अगर हम आगे यहाँ पे देखें तो आगे देखिए, अब हम यहाँ पे विटामिन और उनके साइंटिफिक नेम करने वाले, ये सीधा रट्टाफिकेशन वाली चीजें हैं यार। देखिए इसमें आपको यहाँ पे डायरेक्ट पता होना चाहिए कि विटामिन A को हम रेटिनॉल बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है। यहाँ पे विटामिन B1 को हम थायमीन बोलते हैं, ये बेरी बेरी यहाँ पे कॉज करता है। तो इस तरीके से इस पूरी टेबल को आप यहाँ पे सॉरी, ये ना यहाँ पे एक तरीके से जूम हो गया यहाँ। इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ, बाकी आप यहाँ पे याद करेंगे। विटामिन B7 जो है ये आपका बायोटीन इसे बोला जाता है, ये डर्मैट्स या इनकी डर्मेटोलॉजी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके साथ साथ ये जो विटामिन B9 है ये एक तरीके से फॉलिक एसिड इसे बोलते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में आपने सुना होगा कि जो प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ जो लेडीज को यहाँ पे फॉलिक एसिड रेकमेंड किया जाता है, जो फॉलिक एसिड रेकमेंड किया जाता है वो विटामिन B9 है। इसके साथ साथ अगर हम कुछ और फैक्ट देखें इस पूरी टेबल का, तो ये टेबल मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए इस तरीके से कर देती हूँ ताकि आपको सारे टर्म्स यहाँ पे दिख जाए। हाँ जी, इसके अंदर जो आपका यहाँ पर विटामिन डी होता है इसे हम कैल्सीफॉरल के नाम से जानते हैं, जिसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। यह आपकी बॉडी में एज अ हार्मोन यहाँ पे काम करता है, यह आपके पेपर में पूछा जाता है। साथ ही अगर हम यहाँ पे विटामिन के की बात करें तो इससे यहाँ पर गम ब्लीडिंग होती है। विटामिन सी जो है ये एक एसिड की तरह
अम्ल की तरह भी यहाँ पे काम करता है, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, जिसका साइंटिफिक नाम है यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड। और यहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी से क्या होती है, इसकी डेफिशिएंसी से यहाँ पर स्कर्वी होती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होगा, यहाँ पे एनीमिया जो है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए इससे रिलेटेड डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज अ हार्मोन। मैंने अभी आपको बताया विटामिन डी जो है वो एज अ हार्मोन यहाँ पे एक्ट करता है। साथ ही अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो इसमें बोल रखा है ये जो आपका क्लोबमिन है ये आपका ये किसका साइंटिफिक नेम है, ये पूछ रखा है। अब इस तरीके के क्वेश्चन के लिए यार आपको ये टेबल यहाँ पे याद होनी चाहिए। विटामिन B12 को यहाँ पे क्लोबमिन के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वे होगा आप लोगों का क्या, वे होगा यहाँ पर विटामिन बी। सॉरी ये दूसरा ही क्वेश्चन खुल गया, मैंने सोचा ऑप्शन ही नहीं है। देखिए विटामिन B12 जो है यहाँ पे आप लोगों का यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या। यहाँ पे बोल रखा है कि स्कर्वी किसकी कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन ए। आपको सबका पता होना चाहिए कि किसकी कमी से क्या क्या होता है। तो ये आप लोगों का यहाँ पर आप मेंशन करिएगा 12th क्वेश्चन। मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिए। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या मेंशन करना है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, सी से क्या होता है, के से क्या होता है, ए से क्या होता है। ये आपके प्रैक्टिस में आपको मदद करेगा। मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। विटामिन डी की कमी से यहाँ पे स्कर्वी होता है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। सॉरी विटामिन डी से तो आप लोगों का रिकेट्स होता है। विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड है इसकी कमी से होता है। तो 2 ऑप्शन तो मैंने आप लोगों को बता दिया। विटामिन डी से क्या होगा, आपका रिकेट्स होगा। विटामिन सी से आपका स्कर्वी होगा। आपको के और ए का यहाँ पे बताना है, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगी कि आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। और जो भी कैंडिडेट हमसे यहाँ पे पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको कंप्लीट डेमो और डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।